नमस्कार विद्यार्थियों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि अकाउंटेंसी क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हमने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। आज क्लास 4th या डे 4th है, ठीक है। लास्ट 3rd क्लास में हमने लास्ट में डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका फॉर्मेट, ठीक है। उसके फॉर्मेट में मैंने आपको याद करने का कुछ तरीका बताया था, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सभी प्रकार के एक्सपेंडिचर को नोट डाउन करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, व्यापार के लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी एक्सपेंडिचर है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। पार्टनर्स को कमीशन पे किया जा रहा है, यह भी एक्सपेंडिचर है, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में क्या मेंशन करेंगे, जो फर्म के लिए इनकम है, यानी कि इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म का बनाया जा रहा है, तो इसके क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट कहाँ से अपने कैलकुलेट किया था, तो हमने यह भी समझाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लाभ हानि खाता होता है, उससे हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। उसके बाद फर्म अगर पार्टनर से ड्राइंग पर फर्म पार्टनर के ड्राइंग पर यदि इंटरेस्ट चार्ज करती है तो फर्म के लिए इनकम है, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने उसके फॉर्मेट को समझा था। फिर मैंने ये भी बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो उसकी नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर का है, ठीक है, यानी नाम मात्र की प्रकृति का है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका एक्सपेंडेड रूप है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो इसको हमने समझा था कि जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हम क्लियर कर चुके थे लास्ट वीडियो 3rd में, क्लास 3 में हमने। आज इसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद कंटिन्यू करते हैं। इफ़ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एनी आइटम या ट्रांजैक्शन इज गिवन देन सच अमाउंट इज नॉट शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि कोई क्वेश्चन में कि इस प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन या आइटम दे रखा है जिसमें लिखा है आगे कि आफ्टर चार्जिंग सच, ऐसा कुछ लिखा है, आफ्टर चार्जिंग वर्ड लिखा है, आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा लिखा है कि उसको लाभ हानि खाते में चार्ज करने के बाद का है, यानी कि उसको लाभ हानि खाते की डेबिट साइड में लिख दिया है, तो उसको वापस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसे केवल एक स्थान पर ही मेंशन करेंगे, कहाँ पर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। अब बात आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कब मेंशन करेंगे या फिर करंट अकाउंट में कौन सी कंडीशन में मेंशन करेंगे। तो जब स्थिर पूंजी विधि है, तो स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में तो ऑनली कैपिटल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो आफ्टर चार्जिंग वाला जो अमाउंट है वो पार्टनर को जो रिसीव हो रहा है वो पार्टनर के करंट अकाउंट में आएगा। यानी फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड है तो उसमें तो एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो उस कंडीशन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के उसमें नोट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के बाद के लाभ दिए गए हैं, यानी कि लाभ दे रखा है और उसमें लिखा है कि सैलरी को चार्ज करने के बाद का लाभ है, तो उस सैलरी को अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे सैलरी हो, चाहे पार्टनर का कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, उनको चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है, तो इनको जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी या कमीशन है, तो इनको वापस अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन नहीं करेंगे, तो फिर उनको या तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर करंट अकाउंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कब मेंशन करेंगे, जब फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मेंशन करेंगे। यदि उसे फ्लैक्चुएशन फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज किया जा रहा है तो उसे करंट अकाउंट में, पार्टनर करंट अकाउंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी आइटम इज गिवन देन सच आइटम इज शोवन इन बोथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट। यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन इस प्रकार के दे रखे हैं कि लाभ चार्ज करने से पूर्व, तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी मेंशन करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जैसी भी स्थिति हो दोनों में से एक में किसी में
एंट्री करेंगे उसको, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। और दूसरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में, फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड है तो पार्टनर के करंट अकाउंट में, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। कब? जब आफ्टर चार्जिंग दे रखा है। यदि बिफोर चार्जिंग लिखा है कि इस मद को चार्ज करने के बाद, यानी कि प्रॉफिट को चार्ज करने के बाद, सैलरी को चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, तो उस सैलरी को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे, केवल पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में, ठीक है, मेंशन करेंगे। उसके बाद यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने से पूर्व के लाभ दे रखे हैं तो उस मद का लेखा, यानी कि उस ट्रांजैक्शन का लेखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कब आएगा? जब पूंजी कैसी है, इस परिवर्तनशील हैं, फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। यदि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो उसमें पार्टनर करंट अकाउंट में। फिक्स्ड में तो कैपिटल में तो ओनली कैपिटल ही आएगी, तो बाकी वाले ट्रांजैक्शन किस में आएंगे? करंट अकाउंट में, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझना ध्यान से, साथ साथ में नोट डाउन मत कर लेना, बाद में आपको नोट डाउन करने के लिए समय दिया जाएगा, उस समय नोट डाउन कर लें, अभी साथ साथ नोट डाउन नहीं करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे दिए जा सकते हैं। जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का चैप्टर है, एक क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का आएगा और एक 4 मार्क्स का आएगा। तो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये जो इन तीनों में से अगर कोई आइटम दे रखा है तो उनको अपन हमेशा चार्ज ऑन प्रॉफिट मानते हैं, इन तीनों को, जैसे मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट ऑफ बिल्डिंग। रेंट ऑफ बिल्डिंग का अर्थ है उस बिल्डिंग का रेंट जिसमें बिजनेस प्रीमाइजेज यानी कि व्यावसायिक स्थल संचालित किया जा रहा है, उसका किराया, साझेदारों ने यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसका ब्याज, और मैनेजर का कमीशन। ये तीनों ही हमेशा चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाता है, इन तीनों को चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाता है। चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी कि लाभों पर प्रभार माना जाता है। अब बात करते हैं, यदि लाभों पर प्रभार माना जाता है तो इनको कभी भी पार्टनर का जो अपन बनाते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें शो नहीं करेंगे, इन तीनों को कभी भी शो नहीं करेंगे, पार्टनर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करेंगे। तो कहाँ पर शो करेंगे इनको? अगर क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा तो क्या करेंगे? तो आपको इनको शो करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि लाभ हानि खाता बनाना पड़ेगा, उसमें इन तीनों को लिखा जाएगा। हो सकता है तीनों में से कोई एक ट्रांजैक्शन दे, हो सकता है तीनों में से 2 क्वेश्चन में दे दे या तीनों ही दे दे। तो इनको ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं नोट करेंगे, इनको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाते में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अब फॉर्म के लिए तो खर्चा है तो इनको पार्टनर के अकाउंट में तो नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चा मानकर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आप लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, यानी कि इन तीनों में से कोई एक ट्रांजैक्शन दे रखा है, सपोज क्वेश्चन में एक दे रखा है, तो उसके लिए पहले तो आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता। उस लाभ हानि खाते में जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट को लिखोगे आप सबसे पहले क्रेडिट साइड में, ठीक है, ये दे रखा है फॉर्मेट, यहाँ लिखोगे प्रॉफिट, जैसे मान लेते कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट दे रखा है यहाँ, ठीक है। फिर इन तीनों में से कोई आइटम दे रखा है, जैसे बात करते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो फर्म के लिए तो खर्चा है, तो प्रॉफिट दे रखा है मान लेते हैं 60,000, तो यहाँ प्रॉफिट लिखोगे, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है 60,000 प्रॉफिट को मेंशन करोगे। फिर दे रखा है क्वेश्चन में पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया 50,000 का, 50,000 तक पार्टनर ने फर्म में लोन दिया, हो सकता है पार्टनर ए ने, बी ने या सी ने, किसी भी पार्टनर ने दिया हो, और क्वेश्चन में उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है। तो अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड में ये समझा था अपन ने कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो पार्टनर ने फर्म को जो लोन दिया है उस पर 6% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, इस पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना। तो 50,000 का 6% कितना होगा? 3,000। ये 3,000 हैं जो, इसको आप जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं तो 50,000
मल्टीप्लाई बाई 6/100, इस तरीके से करके आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट, ये खर्चा है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अमाउंट की यहाँ कैलकुलेशन कर लेना, 50,000 ब्रैकेट में 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, इस तरीके से। अगर लोन साल भर यूज़ हुआ तो इस तरीके से, अगर जितने टाइम के लिए लोन दिया गया तो उस टाइम के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली, यानी कि आनुपातिक रूप से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया। उसके बाद टोटल करते हैं अमाउंट की, और कोई नहीं है, जैसे सपोज एक ही दे रखा है तो उसको डेबिट साइड में लिख दिया पी एंड एल अकाउंट में। अब टोटल है यहाँ 60,000 और इसकी भी टोटल 60,000, तो यहाँ आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। इसको लेस कर देना, जो बाकी बचेगा 57,000 वो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में नेट प्रॉफिट। फिर बनाना पड़ेगा, ये तो आएगा वर्किंग नोट में बनाना आपको। ठीक है, और फिर बनाना जो क्वेश्चन में आपको बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लिखोगे, जो ये वाला प्रॉफिट लिखोगे, जो 50,000 आपने वर्किंग नोट में पी एंड एल अकाउंट बनाकर जो कैलकुलेट किया है बैलेंसिंग फिगर में, उस प्रॉफिट को लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ लिखोगे जैसे 57 है तो यहाँ 57 लिखोगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो फर्म के लिए इनकम होती है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्या लिखोगे भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म के लिए इनकम है तो ए और बी की इनकम जो टोटल करके यहाँ बाहर लिख दोगे। ठीक है, और एक्सपेंडिचर हैं उनको सारे डेबिट साइड में लिखोगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की सैलरी, तो पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर का कमीशन है तो टू पार्टनर्स कमीशन। ये सारे खर्चे हैं जो उनको डेबिट साइड में लिखोगे। अगर रिजर्व में क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो उसको भी डेबिट साइड में लिखोगे, टू रिजर्व या रिजर्व फंड नाम से जितना ट्रांसफ़र को उतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो। और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर में जो प्रॉफिट आएगा उसमें टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट के नाम से जितने पार्टनर हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, और अकाउंट हो जाएगा लास्ट में, टोटल करके इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका फॉर्मेट हम पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में, वीडियो 3 में समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं मैनेजर कमीशन। अगर क्वेश्चन में सपोज मैनेजर कमीशन दे रखा है तो मैनेजर कमीशन या पार्टनर का कमीशन, उनकी कैलकुलेशन करने के 2 बेस होते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग वर्ड यूज़ कर रखा है, मैनेजर का कमीशन हो सकता है या पार्टनर का कमीशन हो सकता है, उस कमीशन में यूज़ किया है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट का अर्थ है ये जो अभी आपने यहाँ प्रॉफिट लिखा उसमें से ये सारे खर्चे घटाने के बाद यहाँ जो मैनेजर का कमीशन दे रखा है तो यहाँ लिखूँगा मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले यहाँ लिखना पड़ेगा आपको क्या, टू पार्टनर का कमीशन है। सपोज पार्टनर का कमीशन है तो यहाँ लिखोगे पार्टनर्स कमीशन और उसकी कैलकुलेशन करोगे। अब ये जो 57,000 यहाँ टोटल होगी, उस 50 में से यहाँ के जो खर्चे हैं कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व में जो ट्रांसफ़र किया है वो ऐसा कुछ दे रखा है, तो उनके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट का परसेंटेज, उस प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज, जो परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा है। अगर बिफोर चार्जिंग लिखा है तो अभी जो डिविजिबल प्रॉफिट आया, यानी कि जो खर्चे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसको नाम देंगे डिविजिबल प्रॉफिट, हिंदी में बोलेंगे विभाजन योग्य लाभ। उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5% रेट दे रखी है और यहाँ जो आ रहा है मान लो 48,000, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100, इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे। यदि क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच मैनेजर कमीशन, आफ्टर वर्ड लिखा है तो उसको अपन इस तरीके से करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, जैसे अभी कैलकुलेट किया विभाजन योग्य लाभ, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है। ठीक है, आफ्टर वर्ड लिखा है तो 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अपन मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैनेजर का कमीशन है तो इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना हमेशा। तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, फिर इसको लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओनली P&L अकाउंट में। ठीक है, तो ये जो 3 ट्रांजैक्शन है इनको चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाता है और इनको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है इट इज़ सोवन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, नॉट इन P&L अकाउंट।
नॉट इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, इनको केवल P&L अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन दे रखा है, उस पर रेट दे रखी है क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करना है। यदि पार्टनर का लोन दे रखा है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 6% पर एनम 6% वार्षिक दर से ब्याज पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लेना या आप भी स्क्रीनशॉट लेके रखें अपने पास और बाद में नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इनको हमेशा ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट ऑफ बिल्डिंग, इनको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एक ट्रांजैक्शन या कोई दो दे रखे हैं तो उनके लिए पहले आपको वर्किंग नोट के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको लिखना पड़ेगा और क्रेडिट साइड में जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है उसको लिखोगे। फिर उस P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ जाएगा, उस नेट प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड में लिखोगे और फिर सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों ने जो फॉर्म में पूंजी लगाई है उस पर यदि पार्टनरशिप डीड में ऐसा उल्लेख है कि उस पर ब्याज दिया जाएगा तो उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यदि पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं है तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, जैसा आपने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड में। कौन सा, वो अपन हेडिंग पढ़ी थी ना, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। उन नियमों के अनुसार यदि साझेदारी संलेख में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है तो तो ब्याज दिया जाएगा। यदि ऐसा कोई पार्टनरशिप डीड में ऐसा प्रोविज़न नहीं है तो पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब पे किस तरीके से करेगा उसके बारे में कुछ टर्म्स हैं, उनको समझते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ इट इज़ मेंशन अंडर पार्टनरशिप डीड। यदि साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है तो आपको फर्म द्वारा पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरेस्ट पे करना है तो इसका अर्थ यही हुआ कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे करने के लिए क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी होगी और टाइम लिमिट क्वेश्चन में दे रखा है। अगर कि उसने एडिशनल कैपिटल विड्रॉन नहीं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की या उसने परमानेंट कैपिटल विड्रॉन भी नहीं की हैं तो उस कंडीशन में जो ओपनिंग कैपिटल थी उस पर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा पूरे साल भर का, इनकी होल ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि जितने टाइम बिजनेस में कैपिटल यूज हुई है उतने समय का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर साल भर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, साल भर यूज हुई है तो साल भर का इंटरेस्ट, अगर जितने मंथ हुई हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली आनुपातिक ब्याज की गणना की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस हैं, जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हैं उस बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और रेट दे रखी है उसके अनुसार, क्वेश्चन में टाइम दे रखा होगा उसके अनुसार आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। यदि ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल तो साल भर यूज हुई होगी तो इसलिए उस पर पूरे साल भर का इंटरेस्ट पे करेंगे और एडिशनल कैपिटल जितने समय के लिए यूज हुई फॉर्म में उसके अनुसार इंटरेस्ट पे किया जाएगा। यदि कैपिटल विथड्रॉन की जाती हैं यानी कि कैपिटल विड्रॉ की जाती हैं तो उस पर वो अमाउंट कम करके जो बीच में कैपिटल यूज़ की जाती है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाएगी। अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको समझ लेंगे।
ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, जितने समय के बिजनेस में यूज हुई उसके अनुसार इंटरेस्ट। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एज फॉलो। यदि ओपनिंग कैपिटल प्रारंभिक पूंजी हैं जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी हैं तो आपको कैलकुलेट करनी होगी। किस तरीके से कैलकुलेट करनी होगी, तो कैलकुलेट करने के लिए कुछ हिंट दे रखे होंगे, जैसे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर क्वेश्चन में दे रखा होगा, वर्ष के अंत में जो पूंजी हैं, वर्ष के अंत की जो पूंजी हैं या जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो उनको मेंशन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग, यानी आहरण क्वेश्चन में दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है तो उस ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, ठीक है। एडिशनल कैपिटल उसने वर्ष के दौरान इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द करंट ईयर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हैं तो उस एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, ठीक है। यदि करंट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है तो उस करंट ईयर के प्रॉफिट को लेस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार ऐड लेस करने से जो अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा फाइनली वो कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और फिर इस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। अब बात आती है इनको याद कैसे रखें, ऐड कौन सा करना है, लेस कौन सा करना है, हम तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है उसमें ड्राइंग करने से क्या होगा, ड्राइंग करने से तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और ओपनिंग कैलकुलेट करनी है, क्लोजिंग क्वेश्चन में दे रखी है और ओपनिंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ, यानी कि आपको रिवर्स चलना है। क्या चलना है, रिवर्स चलना है। क्लोजिंग दे रखी है और ओपनिंग कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग का अर्थ है वर्ष के एंड की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और आपको ओपनिंग की कैलकुलेट करनी है, वर्ष के ओपनिंग की कैलकुलेट करनी है, यानी कि रिवर्स चलना है, ठीक है। तो इसके लिए इनको एड लेस भी रिवर्स के अनुसार ही करना है। जैसे समझते हैं, ड्राइंग करने से क्या होगा, कैपिटल पूंजी में कमी होगी, कैपिटल रिड्यूज होगी, कम होगी, तो उसको कम करने के स्थान पर, लेस करने के स्थान पर ऐड करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, व्यापारी ने व्यापार में पूंजी लगाई है, एडिशनल कैपिटल लगाई है तो क्या होना चाहिए, पूंजी में वृद्धि होनी चाहिए, पूंजी इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कि ऐड होना चाहिए। तो यहाँ ऐड के स्थान पर अपन रिवर्स चल रहे हैं तो ऐड के स्थान पर यहाँ क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट देने से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, प्रॉफिट देने से तो सर कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट देने से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी, पूंजी है जो बढ़ेगी, यानी कि ऐड करना होगा प्रॉफिट को। यहाँ तो अपन क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ रिवर्स चल रहे हैं, है ना, विपरीत चल रहे हैं, रिवर्स यानी विपरीत चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर भी विपरीत करना पड़ेगा, ऐड के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, ऐड नहीं करके लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से करंट ईयर का प्रॉफिट लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको आप ध्यान में रखते हुए आसानी से याद रख लें, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, ओपनिंग कैपिटल तो कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। अब इस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी, यानी वर्ष के दौरान उसने न तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और न ही उसने परमानेंटली कैपिटल विथड्रॉन की है। तो उस कंडीशन में अपन सिंपल मेथड से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल मेथड का प्रयोग करेंगे। सिंपल मेथड का अर्थ है यानी कि जितनी कैपिटल उसने यूज की है, जैसे ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी 1 लाख और उसने न तो उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, यानी कि वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी नहीं लगाई है, और न ही उसने कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉन किया है, यानी कि न ही उसने वर्ष के दौरान परमानेंट या स्थायी रूप से पूंजी का आहरण नहीं किया है, यानी कि उसकी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो पूरे साल भर होल ईयर यानी कि पूरे साल भर यूज हुई है। तो इंटरेस्ट भी किसका लगाओगे, पूरे होल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। जैसे क्वेश्चन में दे रखा इंटरेस्ट रेट दे रखी है, उस रेट के अकॉर्डिंग यानी कि जो ब्याज की दर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, रेट हमेशा परसेंटेज में आती है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो हुआ सिंपल मेथड की बात। अब यदि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है और उसने वर्ष के दौरान एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल वर्ष में लगाई है,
और उसने हो सकता है साथ में क्वेश्चन में ये भी दिए रखा हो कि उसने कैपिटल विथड्रॉन की है, इस तरीके से ओपनिंग है, फिर बाद में एडिशनल कैपिटल लगाई है, फिर उसने कैपिटल विथड्रॉन कर ली है, ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। एक बार पूंजी में वृद्धि हो रही है, दोबारा पूंजी में कमी हो रही है, यानी कि एडिशनल कैपिटल लगाने से पूंजी में वृद्धि हो रही है, कैपिटल विथड्रॉन करने से कैपिटल में कमी हो रही है, यानी कि इस तरीके से कुछ एडलेस हो रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड यूज करते हुए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट का अर्थ है जितनी कैपिटल उसकी लगी हुई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड से। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पीरियड से। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन समझते हैं एक बिजनेसमैन है, उसने उसकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 50,000, शुरुआत में उसकी कैपिटल थी 50,000। 3 महीने बाद उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो 50,000 कितने मंथ तक बिजनेस में लगी रही, यानी कि पीरियड कितना, 3 मंथ तक। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो अमाउंट आएगा ना, इसको नाम देंगे अपन प्रोडक्ट। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितना अमाउंट आएगा, जैसे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 1,50,000, अब इसको नाम देंगे प्रोडक्ट। इस तरीके से आफ्टर 3 मंथ उसने कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कितनी, 10,000, 10,000 रुपये उसने और लगा दिए। तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, टोटल 60,000। अब ये नेक्स्ट कितने महीने तक बिजनेस में लगी रही, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर लास्ट में और उसने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या विड्रॉल कर लिया, मान लो उसने 5,000 और विड्रॉल कर दिया है, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5,000 विड्रॉल कर लिया, इनकी 5,000 की पूंजी उसने निकाल ली है। तो 60,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 55,000। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने समय तक बिजनेस में रही। इस प्रकार ये गुना, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट नोट डाउन करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट नोट डाउन करेंगे, फिर इनकी टोटल वो कहलाएगी टोटल ऑफ प्रोडक्ट। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखी होगी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 100 और 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस प्रकार कैलकुलेट कर लेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट डाउन कर लें या अभी स्क्रीनशॉट लेके रखें अपने पास और बाद में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखें या नोटबुक में बाद में नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी टॉपिक में डाउट आती हैं तो एक बार उसको वीडियो को वापस देखें, समझने की कोशिश करें, साथ साथ नोट डाउन नहीं करें, केवल समझने की कोशिश करें। उसके बावजूद भी 2 बार वीडियो देखने के बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो अपने स्कूल में जो डाउट सेशन की क्लास होगी ना, जैसे नेक्स्ट मंडे, अभी मंडे से शुरू हो गई, तो उसमें आपको मैनेजमेंट द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप स्कूल आकर अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और साथ साथ जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंटिन्यू करते रहें, होमवर्क को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम अभी होमवर्क के रूप में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, उसे आप कंप्लीट कर लें। ये जो क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में आपको कंप्लीट करने, होमवर्क करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी कि स्थिर और जो परिवर्तनशील पूंजी विधि हैं उनमें अंतर क्या है, उसको ये होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में करोगे। कैसे करोगे, पूरी टेबल बनाकर, जो बुक में दे रखी है एनालिसिस टेबल बनानी है, उस टेबल में सबसे पहले लिखोगे, ऐसे टेबल बनाओगे 3 कॉलम की। सबसे पहले अंतर का आधार यानी कि डिफरेंस ऑफ बेस, किस बेस पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फिर फ्लैक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपको
टेबल बनाकर उसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे मैंने इसको समझाया था सेकंड वीडियो में, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि, उसके अनुसार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सेकंड क्वेश्चन है फॉर्मेट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के चालू खाते और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता, इनके फॉर्मेट आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और उनको समझने हैं। ठीक है, रटने नहीं है, उनको समझने हैं। और फिर जो मैंने नोट्स के रूप में जो भी लिखाए हैं उनको याद रखना है। जैसे अभी हमने बात की थी जो लास्ट में मैनेजर कमीशन, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट ऑफ बिल्डिंग, इन तीनों को क्या माना जाता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट, लाभों पर प्रभार माना जाता है। तो जिनको लाभों पर प्रभार माना जाता है उनको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो उनको कहाँ पर नोट डाउन करेंगे? तो उनको लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट में? तो ये तो एक्सपेंडिचर है, मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या रेंट ऑफ बिल्डिंग एक्सपेंडिचर हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा इनको। ठीक है, इस तरीके से जो नोट्स में और भी बहुत सारे लिखा है नोट्स, उन सबको याद रखना आपको। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम जर्नल एंट्रीज। एक बार आप होमवर्क के रूप में जर्नल एंट्री को समझने की कोशिश करें, और नहीं तो फिर अपन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि आहरण पर ब्याज। उसके 2 मेथड हैं, उसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको अपन नोटबुक में होमवर्क को कंप्लीट कर लेना टाइम से टाइम, और जब डाउट सेशन की क्लास होगी उस क्लास में आते समय आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, तो सारा होमवर्क कंप्लीट कर लें नोटबुक में। ठीक है, ओके।